Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। आज के लेक्चर में बच्चों में आप लोगों को बताने जा रही हूँ मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि AMI और CMI क्या होती है। AMI is antibody mediated immunity and CMI is cell mediated immunity। प्रतिरक्षा हमारे शरीर को दो तरह से प्रदान की जाती है, एक तो एंटीबॉडीज़ के द्वारा, दूसरी कोशिकाओं के द्वारा। तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो है मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कि किस मैकेनिज्म से ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। जैसा कि नाम से विदित है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी वो प्रतिरक्षा जो हमें प्रतिरक्षियों के द्वारा प्रदान की जाए। इस प्रतिरक्षा को हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स और द ब्लड, हेंस वी कैन कॉल इट एज ह्यूमोरल immunity also. Now we come to the mechanism. Immune responses is exhibited by the infected organism in two ways. CMI first, secondly AMI, cell mediated immunity या कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा, और एंटीबॉडी mediated immunity या प्रतिरक्षी मध्यवर्ती immunity. In CMI, the body produces large number of activated lymphocytes like B cells or T cells. But in AMI, antibodies are produced to inactivate the antigen. कोई भी प्रतिरक्षा है जो दो तरह से हमें प्रदान की जाएगी, कोशिका मध्य के द्वारा और एंटीबॉडीज़ के द्वारा। कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा के अंदर क्या होती हैं? सेल्स काम में आती हैं, और वो सेल्स ऑफ इम्यूनिटी कौन सी होती हैं? बी सेल्स और टी सेल्स। परंतु एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज़ कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? एज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इनकमिंग एंटीजन। जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो उसके फलस्वरूप एंटीबॉडी का निर्माण होता है। नॉर्मली AMI is produced or AMI is responsible for protecting the body from extracellular bacteria, virus and other microorganisms. These organisms find entry inside the body through the mouth or respiratory tract and causes infection. AMI जो है उसके अंदर जो बॉडी है वो किस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है? जीवाणु, विषाणु और जो भी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये अब हमारे शरीर में प्रवेश कहाँ से करते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर के अंदर ये हम या तो मुंह से प्रवेश करते हैं या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से प्रवेश करते हैं और अंदर जा कर के इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। अब ये रिस्पॉन्स क्या है? Humoral immunity response involves production of a specific antibody against a specific antigen. Antibody formation is completed in the following three steps: entry of the antigen inside the body of the host and its distribution in the tissue. Number 2, processing of the antigen by host cell machinery. And number 3, antibody secretion and its distribution inside tissue fluid. ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो होती है उसके अंदर प्रतिरक्षा कैसे प्रदान की जाएगी कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी स्पेसिफिक एंटीजन आएगा, उसके फलस्वरूप उसकी स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। और इसका मैकेनिज्म 3 चरणों में पूरा होता है। एक तो एंटीजन की एंट्री होती है शरीर के अंदर होस्ट के, और फिर वो टिश्यू के अंदर चली जाती है। दूसरा, एंटीजन की प्रोसेसिंग होती है होस्ट सेल मशीनरी के द्वारा, और तीसरा एंटीबॉडी सिक्रीशन, फिर एंटीबॉडीज का सिक्रीशन होता है एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द टिश्यू फ्लूइड्स। Following an antigenic stimulations,
एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेज इन टू वेज। जब भी कोई एंटीजन बाहर से प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी दो तरह से रिस्पॉन्स करती है। वो कौन कौन से रिस्पॉन्स है? पहला प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स, प्राथमिक रिस्पॉन्स और द्वितीयक रिस्पॉन्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? हम पहले देखेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होता है? इट इज एग्जिबिटेड इमीडिएटली आफ्टर फॉलोइंग द फर्स्ट स्टिमुलेशन। जैसे ही कोई एंटीजन आया, उसने बॉडी को स्टिमुलेट किया, तो फर्स्ट एंटीजेनिक स्टिमुलेशन पे प्राइमरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। द फर्स्ट इंजेक्शन ऑफ एंटीजन इज कॉल्ड, और द फर्स्ट इंजेक्शन ऑफ एंटीजन इज कॉल्ड द प्राइमिंग डोज, एंड सब्सिक्वेंट आर एज बूस्टर और सेकेंडरी डोज। पहली डोज को बोलते हैं प्राइमिंग डोज, और सब्सिक्वेंट डोजेस को हम बूस्टर या सेकेंडरी डोजेस बोलते हैं। दिस रिस्पॉन्स इज स्लो और लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है ये बहुत धीमी गति का प्रोसेस है और जल्दी ही खत्म हो जाता है। इन दिस प्रोसेस द नंबर ऑफ एंटीबॉडीज सो फॉर्म्ड आर ऑल्सो वेरी लेस, एंड इन दिस प्रोसेस इम्यूनोग्लोबिन ग्लोबुलिन जी आर प्रोड्यूस। बहुत एंटीबॉडीज कम प्रोड्यूस होती हैं और बहुत ही जो है कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन एम। Now we come to the secondary response. In secondary response, the antibodies to synthesized are large in number. बहुत सारी antibodies produce होती हैं which remain activate for lengthier period, जो बहुत लंबे समय तक के लिए रहती हैं। और this secondary response is a quick process, बहुत तेजी से होने वाला प्रोसेस है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। इसका ड्यूरेशन भी कितना होता है? लंबा होता है। ड्यूरिंग द सेकेंडरी रिस्पॉन्स IgG आर चीफली मेड अवेलेबल। इस रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडीज काम में आती हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या हो गया? प्राइमरी के अंदर तो इम्यूनोग्लोबुलिन एम प्रोड्यूस हो रही हैं और सेकेंडरी के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन जी प्रोड्यूस हो रही हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है वो स्लो प्रोसेस है और जल्दी ख़त्म हो जाता है, जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है वो क्विक प्रोसेस है और इसके अंदर लंबे समय तक चलता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बनती हैं वो उनकी संख्या भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उनकी संख्या जो होती है कम होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी रिस्पॉन्स। The primary immune response is characterized by the following 4 phases. Primary response के अंदर 4 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 lag phase, नंबर 2 log phase, नंबर 3 plateau phase, and number 4 declining phase. In this graph you can see all the 4 phases. See, now this starting point is the A is the lag phase, whereas this B is the log phase, C is the plateau phase, and D is the declining phase. This graph is what? Time against concentration of antibody. पहले देखेंगे lag phase. During this phase there is no antibody production following antigenic stimulation. So this is also called as latent period. The latent period varies from a few hours to a few days depending upon the nature, amount and route of administration of the antigen together with the animal species under consideration. देखिए इस ग्राफ के अंदर लैग फेज दिखाया है। लैग फेज के अंदर ये लेटेंट फेज है, इसके अंदर किसी तरह का एंटीजेनिक स्टिमुलेशन होता है। एंटीजेनिक स्टिमुलेशन के बाद में किसी तरह का एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होता। सेकेंड इज द लॉग फेज। द पीरियड फॉलोइंग द लैग फेज इज द लॉग फेज। लैग फेज के बाद क्या आता है? लॉग फेज आती है। Here the rate of antibody production is very fast and its number rises very steeply over a short duration of time. देखिए लॉग फेज हम देख रहे हैं इस ग्राफ के अंदर, ये बी जो है वो लॉग फेज है। लॉग फेज के अंदर जो एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन है वो स्टीपली ग्राफ जो है एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। C is the
plateau phase. During this phase, the antibody titer is almost constant, whereby there is no fluctuation in the number of antibodies. It remain static. ग्राफ में देखिए, ये जो प्लेटू फेज है इसके अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वो स्टैटिक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंक्रीज नहीं हो रहा है, स्टैटिक कंडीशन है. नेक्स्ट इज द डिक्लाइनिंग फेज. डिक्लाइन का मतलब कम होना. देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज in the number of antibodies as the catabolic activities of antibodies far exceed the production rate. Hence, it is clear that primary antibody curve is a sigmoid curve with an extended declining phase. अब देखिए डिक्लाइनिंग फेज पे अगर हम देखें तो ये लास्ट वाली जो है डिक्लाइनिंग फेज है. डिक्लाइन का मतलब डाउन. अब ग्राफ डाउन में जा रहा है और एंटीबॉडी प्रोडक्शन बिल्कुल कम होता जा रहा है. डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ द एंटीबॉडी प्रोडक्शन विद द टाइम. और ये किस तरह का ग्राफ आता है? सिग्मॉइड कर्व. नेक्स्ट इज द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हैज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स. व्हेन द एनिमल इज सब्जेक्टेड टू द सेम एंटीजन ट्वाइस, अगर वही एंटीजन दोबारा शरीर के अंदर हानि पहुंचाने आए, then it exhibits the secondary response. सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक. एक बार नुकसान कर दिया, फिर दोबारा उसकी एंट्री हो गई शरीर के अंदर सेम एंटीजन की, तो क्या होगा? नंबर 1, ड्यूरिंग दिस फेज देयर इज नेग्लिजिबल और वेरी शॉर्ट लैग पीरियड. दिस शोज दैट immediately following the secondary response there is a tremendous increase in the antibody titer. लैग फेज है. लैग फेज के अंदर तो ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होता, परंतु जैसे ही लॉग फेज आता है, लॉग फेज के अंदर कॉन्सिक्वेंटली लॉग फेज इज ऑल्सो वेरी फास्ट, वेयर द नंबर ऑफ एंटीबॉडी इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द प्राइमरी रेस्पॉन्स. प्राथमिक रेस्पॉन्स से भी ज़्यादा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है. द प्राइमरी रेस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ immunoglobulin A, which has got a half-life of 5 days, whereas a secondary response exhibits mostly immunoglobulin G. जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इम्यूनोग्लोबुलिन जी की हाफ लाइफ कितनी होती है? 25 दिन, जो कि ज़्यादा है इम्यूनोग्लोबुलिन M से. इम्यूनोग्लोबुलिन की हाफ लाइफ तो 5 दिन ही है. द प्लेटू पीरियड इज मच एक्सटेंडेड, विच रिफ्लेक्ट्स that the antibodies are numerous and active in the organism for much extended period. प्लेटू फेज जो है वो बहुत एक्सटेंडेड है, जो क्या शो कर रहा है? that the antibodies are numerous, बहुत सारी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, and active in the organism for much extended period, ज़्यादा समय के लिए हैं इसमें एंटीबॉडीज. Now the last one is the declining phase. This declining phase follows the plateau phase. plateau phase के बाद कौन सी फेज आ रही है? डिक्लाइनिंग, जहाँ पर एंटीबॉडीज का नंबर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा. Hence एंटीबॉडी टाइटर डू नॉट फॉल एब्रप्टली. एब्रप्टली नहीं गिरेगा, पर प्रोसेस धीरे धीरे हो जाएगा. Here more number of antibodies producing cells are involved in comparison to primary response. प्राथमिक में जितनी बनती है उससे ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है. It is important to note that after the primary antigenic stimulation, priming of immunocompetent cell is performed for antibody production. However, on giving the antigenic stimulation for the second time to the same individual, there is a production of large amount of antibodies over an extended time period. This is because of the fact that after first stimulus there is a production of immunological memory, due to which memory cells are produced, and during secondary response the memory cells quickly forms antibodies, resulting in an augmentation in their number. Most of the vaccination program are based on the concept of memory cell production.
ये देखिए इसमें दोनों ग्राफ्स प्राइमरी रिस्पॉन्स भी है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स, दोनों के ग्राफ दिए हुए हैं। यहाँ पे तो कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी है और नीचे टाइम है। प्राइमरी रिस्पॉन्स में आपको समझा चुकी। अब इसका लैग फेज देखिए, इसका लैग फेज ये लेटेंट पीरियड, और ये है सेकेंडरी रिस्पॉन्स का लैग फेज। इसके अंदर एंटीजेनिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं है। लॉग फेज के अंदर देखिए, यहाँ पे लॉग फेज में एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम है, जबकि द्वितीय रिस्पॉन्स के अंदर एंटीबॉडी का जो ग्राफ है काफ़ी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब मोर नंबर ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस। प्लेटू फेज के अंदर थोड़ी थोड़ी एंटीबॉडीज बन रही हैं। डिक्लाइनिंग फेज जो है वो भी थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है। इसका मतलब प्रोसेस स्लो हो रहा है और एंटीबॉडीज़ का निर्माण धीरे धीरे हो तो रहा है, परंतु धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स के अंदर मैंने आपको बताया कि स्मृति कोशिकाओं का निर्माण होता है, मेमोरी सेल्स। So this is all about my today's lecture on the mechanism of humoral or antibody mediated immunity. Thank you.